सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव के होने के बाद भी उर्मिला जी को उनकी बहू रिया कभी पसंद नहीं आ सकी। रिया का दोष मात्र इतना था कि उर्मिला जी के इकलौते बेटे आरव ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वे अपने बचपन की सहेली सौम्या की बेटी जानवी को बहू बनाना चाहती थीं। उनके विरोध करने पर आरव ने स्पष्ट कर दिया था, मुझे जानवी जरा भी पसंद नहीं मम्मी। उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क भी है। आपकी मर्जी से शादी कर भी लूँ उससे तो निभा नहीं पाऊंगा। क्लियर बता दे रहा हूँ, समझो ना आप। अरे क्यों पसंद नहीं, इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस है, सौम्या की इकलौती बेटी है वो, जैसे तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तभी तो पूरी नक चढ़ी है। उसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं मम्मी। फिर फिर मुझे रिया पसंद है। मेरे ऑफिस के पास ही उसका भी ऑफिस है। कई सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उससे शादी करनी है। ये क्या बोल रहे हो आरव? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और जानवी के पेरेंट्स ने तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर की देहरी नहीं लांघने दूंगी। साफ बता रही हूँ मैं भी। ओ कम ऑन मम्मी, इस बात को मैं तो हमेशा मजाक समझता आया था। आप तो सीरियस थी। अभी पता चल रहा है मुझे। आपको अगर रिया का अपने घर में आना मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के सारे खर्च हम उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हर तरह की से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पति रिटायर्ड थे और बेटा इकलौता कमाने वाला। भले ही उसने उनके खर्चे उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पढ़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद बेमन से उर्मिला जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। रिया बहू बनकर उनके घर आ गई और उसने आते ही घर के अधिकतर कामों को अपने कंधे पर उठा लिया। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा करके उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके समर्पण और परवाह के कारण ससुर जी जरूर उसे सहानुभूति रखने लगे थे। वे पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहे, पर बहू के पक्ष में मुंह खोलते ही उर्मिला जी दो गुना कलेश करतीं। फिर स्वयं को असहाय पाते हुए सास बहू और बेटे के मामले में निर्लिप्त ही रहने लगे। वे शुरू से ही थोड़े दब्बू स्वभाव के भी थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, आरव की तरह वे भी सोचने लगे थे। अपने आप को अकेली और उपेक्षित महसूस करके रिया के अंतर्मन में उदासी व्याप्त होने लगी थी। कहाँ तो वह सोच कर आई थी कि सब कुछ ठीक रहेगा तो सास ससुर की इच्छानुसार वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। जिस बात में घर वालों की खुशी होगी वो वही करेगी। पर वह उसको लगने लगा था कि घर के ऐसे वातावरण में वह घुट घुट कर कहीं अवसाद की चपेट में न आ जाए। अतः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाना उचित समझा। इस बात से उर्मिला जी के भीतर और अधिक चिढ़ भर गई। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी के लिए बाहर निकलकर रिया उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, कमाई वाली आत्मनिर्भर होने का रौब गांठना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई बोलती, महारानी तो बस नाश्ता खाना बनाकर निकल लेती हैं, घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर, जैसे बाप ने 4 नौकर भेज रखे हैं। रोज रोज बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने की आदत जो पड़ी हुई है। रिया अंतर्मुखी होने के कारण कभी अपनी घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी। हाँ, आरव को थोड़ा बहुत अपने से अंदाजा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वह रिया से ही समझदारी की उम्मीद करता था।
उसे ही थोड़ा सहनशील बनकर चलने की सलाह दिया करता था। उसका सोचना था कि इस उम्र में मम्मी तो एक झटके में अपना नेचर बदलने से रहीं। हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आखिर माँ की इच्छा के विरुद्ध जो शादी की है। फिर उसे मन के किसी कोने में आस भी थी कि अपने अच्छे व्यवहार से रिया जल्दी ही माँ का मन मोह लेगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देगी। रिया अपने ऊपर व्यंग बाण और ताने तो दिल पर पत्थर रखकर सह ही लेती थी, मगर सास द्वारा उसके माता पिता को नित्य निरंतर कोसा जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसे भी किसी विवाहिता के लिए भावुक और संवेदनशील विषय होता है, जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वह सह नहीं पाती। उर्मिला जी के दुर्व्यवहार के बाद हर बार रिया आत्ममंथन करने लग जाती। मेरे माँ पापा का क्या दोष है? उन्होंने क्या अपराध किया? क्या बस यही कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशी को अपनी खुशी समझा? बेटी के सपनों का घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदा किया है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भर देने से बेटी के माँ बाप के फ़र्ज़ पूरे नहीं हो जाते। अच्छे संस्कार देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हो तो लड़की को क्या सिखाए? उर्मिला जी अक्सर कहती, कई बार सुनाती चली जाती। अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने से खुला छोड़कर रख दिया था कि जा बेटी कोई अच्छा भला मोटा मुर्गा देखकर फंसा ले, ताकि हमारे लाखों का दान जहेज बच जाए। रिया का हृदय रो उठता ऐसे अनर्गल आरोपों से। कौन से माता पिता ऐसी शिक्षा देते होंगे? और मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी की अधिकतर रस्मों में खुलकर खर्चा भी किया है। भले कर्जे में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। इन दिनों रिया से जब उसकी माँ मिलती तो पूछती, बिटिया तू ससुराल में अच्छे से तो रहती है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं लाडो? दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? रिया का मन करता कि माँ के सामने दिल का सारा दर्द उड़ेल उनकी छाती से लगकर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले। लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे की तरफ उसकी नज़र पड़ती तो वह खोखली हंसी हंसती कह दिया करती, हाँ माँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ मैं। आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं। मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून बरस जाता और रिया उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही रिया के घुट घुट कर दिन गुजर रहे थे। उर्मिला जी आज जैसे ही रसोई में गई, बहू वहाँ नहीं दिखी, बल्कि सारा काम आधा अधूरा फैला हुआ दिखा। मौका पाते ही फिर से उनका पारा गर्म हो गया और तुरंत उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सारी रसोई फैलाकर कामचोर ना जाने कहाँ मर गई। फिर औने पौने सब निपटा कर निकल लेगी अपनी नौकरी पर। यहाँ तो नौकरानी जो बैठी हुई है महारानी जी के पीछे घर संभालने को। आज सोकर उठने के बाद से ही रिया को तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। आरव अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ था। किसी तरह रिया उठी तो उससे अपना सर घूमता और जी मचलाता सा लगा, पर हिम्मत जुटाकर वह उठ खड़ी हुई। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वह आरव को बिना जगाए बाहर चली गई। रसोई में पहुंच सास ससुर को चाय बनाकर देने के बाद वह सबके नाश्ते और खाने की तैयारी में लग गई। उसने सब्जियां काट कर रख ली और मसाला पीस कर रख लिया। अभी वह आटा गूंदने ते सोच ही रही थी कि ऑफिस फ़ोन कर देती हूँ छुट्टी के लिए। उसे जोर की उबकाई आई और वह मुंह पर हाथ रखती दौड़कर अपने कमरे के वॉशरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वह जैसे ही वहां से निकली, उसके कानों में सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ पड़ी, भिखारियों ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे सोने जैसे बेटे को फंसा लिया। भगवान करे सच के भिखारी बनकर सड़क पर आ जाएं, कटोरा लेकर भीख मांगते फिरें। लगातार ऐसी बद्दुआएं सुनती
और सहती आ रही थी रिया, मगर आज अस्वस्थ तन के कारण उसके मन की घुटन हद से ज़्यादा बढ़ गई और उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। तत्काल उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। शायद डिप्रेशन के दौर जैसी स्थिति में उसका अपने दिमाग पर कोई नियंत्रण न रहा था। सास ससुर के कमरे की सफाई करते समय वह उनकी टेबल पर नींद की गोलियों का डिब्बा हमेशा देखा करती थी। वह अनायास ही वहां जा पहुंची। देखा कमरे में कोई नहीं था। ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। सास रसोई में अपने प्रलाप में लगी हुई थी। यंत्र चालित सी वह डिब्बा उठा लिया, अपने कमरे में वापस आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर ढेर सारी नींद की गोलियां हलक में उतार लीं और कमरे के एक किनारे बिछे काउच पर गिर कर गहरी नींद सो गई, दोबारा कभी ना उठने के लिए। वहीं बगल में पलंग पर आरव भी एक गहरी नींद सोया पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उधर जब देर तक रिया रसोई में वापस नहीं आई, उर्मिला जी गुस्से में उबलती हुई उसके माँ बाप को गालियों से नवाजती हुई बाहर तक चली गईं, ये सोचकर कि बहू रानी जरूर ससुर को मक्खन लगाने कुछ लेकर गई होगी और उन्होंने उसे पास ही बिठा लिया होगा। लेकिन बाहर उन्हें अपने पति अकेले समाचार पत्र में मुंह छुपाए दिखे। रिया का कहीं अता पता नहीं था। वो दौड़ती हुई वापस बेटे के कमरे तक गई। दरवाज़ा अंदर से बंद पाकर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीट डाला तो महारानी सारे काम छोड़कर फिर से कमरे में घुस गई हैं। आज नहीं छोड़ूंगी इसे, आरव से बोलकर उसकी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। दरवाज़ा खटखटाते वे यही सोच रही थीं। लगातार दरवाजे पर पड़ती जोरों की थाप से आरव चौंक कर जागा। भागकर दरवाज़ा खोला, माँ को आंखों से अंगारे बरसाती पाया। उर्मिला जी बेटे के को बाजू धकेल कर कमरे में घुस गईं। बहू को औंधे पर सोते हुए देखकर चीखने लगी, देख तेरी बीबी की मक्कारी। उधर सारे काम फैला हुआ छोड़कर यहाँ महारानी आराम कर रही, मैं नौकर हूँ इसकी। आरव पहली बार रिया को इस समय सोता हुआ देख रहा था। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, सोचता हुआ उसे जगाने लगा और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसे आभास हुआ कि रिया सोई नहीं है बल्कि बेहोश है, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिचित डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया गया, जिसने चेकअप करके रिया की मृत्यु की पुष्टि कर दी। आरव के साथ साथ उसके माता पिता को सांप सूंघ गया मानो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी है, मगर सच अपने विद्रुप रूप में सामने था। अनहोनी घट चुकी थी। पत्नी की ऐसी असमय मृत्यु और पुलिस से कोर्ट कचहरी के चक्कर, आरव के लिए यह सब एकदम असहनीय था। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का पूरा इल्ज़ाम माँ बाप पर आते देख उसने अपने बयान में सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार यही झूठ कहता रहा कि दोनों की पट्टी नहीं थी। उसके और रिया के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इंस्पेक्टर वर्मा जब उसका लिखित बयान दर्ज कर रही थी, आरव को सोचता हुआ बता रहा था, कल की लड़ाई में रिया ने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वह सुसाइड कर लेगी, जिसके जवाब में मैंने कह दिया था कि ऐसी कोरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले बोलकर नहीं मरते। मुझे क्या पता था कि वो सचमुच ऐसा कदम उठा लेगी। इस बयान के बाद पुलिस ने आरव को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नवविवाहिता पत्नी की परोक्ष हत्या का मुकदमा दायर हो गया। रिया के घर वाले बेटी के गम में पागल हो उठे थे। जिस हंसती खेलती लाडली को उन्होंने कुछ माह पहले डोली में बिठाकर यह समझकर विदा किया था कि वो अपनी मनपसंद हमसफर के संग जिंदगी भरपूर जिएगी, उसकी ऐसी अकल्पनीय परिणति उनसे सहन न हो रही थी।
उनकी याचिका पर आरव की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई और उसे केस के पहले चरण के फैसले तक के लिए जेल में डाल दिया गया था। एक निर्दोष इंसान के लिए यह सब झेलना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। ऊपर से जेल के अंदर की काली दुनिया। आरव के लिए दुर्दांत अपराधियों के बीच रहना जीवित नरक भुगतने जैसा था। दहशत से भरे हुए कई पुराने और घाघ मुजरिम वहां ऐसे थे जो नए आए हुए कैदियों का कई तरीके से शोषण करते थे। ऊपर तक उनकी पहुंच और कानून के रखवालों से साठ-गांठ होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी शिकायत करे। अगर कोई शिकायत करे भी तो कोई सुनवाई नहीं होनी थी, उल्टा शिकायत करने वालों की शामत आ जानी थी। अधिक दिनों तक आरव यह सब झेल नहीं सका। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर जेल के वार्डन की रिपोर्ट पर उसे जेल में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति गंभीर होने की सूचना पर उसको तत्काल मेंटल ट्रामा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया। वहां भी उसकी हालत सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई और एक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर ने आरव के बारे में अपनी फाइनल रिपोर्ट जेल प्रशासन तथा मरीज के घर वालों को सौंप दी कि ऐसे सीवियर केस के पेशेंट का पूरी तरह से ठीक हो पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट सुनते ही उर्मिला को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ने वाली वो खुद है। उन्हें अपने किए जुर्म का एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर डाला। प्रशस्त प्रतिमा सी वो कर्तव्य विमूढ़ खड़ी थी कि तभी उनके पति रोते कलपते हुए उनके पास आए और सबके सामने ही चीख चीख कर सारी बर्बादियों का दोषी उन्हें ठहराते कहने लगे, ऐसी औरत के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रहूंगा। आज से ही किसी वृद्धाश्रम में जाकर रह लूंगा या फिर मथुरा वृंदावन चला जाऊंगा। इस कलंकिनी का चेहरा भी दोबारा नहीं देखूंगा। जो करीबी परिवार वहां जुट आए थे आपस में कानाफूसी करने लगे। उर्मिला जी को किसी का पुकारा सुना दिया। अपने ही बच्चे को खा जाने वाली डायन न देखी वो देख लेगा। ऐसी होती है जो अपने ही बच्चों को खा ले और नहीं तो क्या। अपने को खुशी बर्दाश्त नहीं की इससे तो दूसरों का तो क्या भला सोचेगी। किसी की हिकारत भरी आवाज सुनाई दी, ऐसी नीच की परछाई भी पड़े तो अनर्थ हो, चलो जल्दी यहाँ से, कोई और कह रहा था। उर्मिला जी की अपनी अंतरात्मा भी चीख चीख कर उनसे उनके कर्मों का हिसाब पूछने लगी। किस बात की कमी थी तुझे उर्मिला? घर में सब कुछ भरपूर भरा हुआ था, सब कुछ जरूरत से ज़्यादा ही था, कम नहीं। बेटे की शादी में तगड़ा दान दहेज वसूलने की भूख ने तुझे कहीं का ना छोड़ा। आँख खोल कर देख तो ज़रा, दूसरों की बच्ची के लिए पाले हुए वैमनस्य की आग ने तेरे अपने जिगर के टुकड़े को लपेट लिया। उसी आग से तुम्हारी सोने जैसी गृहस्थी जलकर राख हो गई। क्या करोगी अब? अपना ये कलंकित मुंह लेकर कैसे जियोगी? किसके लिए जियोगी? क्यों जियोगी? जी कर क्या करोगी? अपराध बोध, आत्मग्लानि और पश्चाताप की ज्वाला उनके मन में धधकने लगी। भीतर ही भीतर उस निरंतर तेज होती अग्नि में वो समूच जल मरी और फिर हा 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 अपने सर के बाल नोचती वे अट्टहास कर उठीं। सामने खड़े सभी लोग अब नितांत अपरिचित थे। उनके लिए किसी को भी वे पहचान नहीं पा रही थीं। दोनों हाथ ऊपर उठाए उसी तरह से पैशाचिक हंसी हंसती वे बाहर सड़क की ओर दौड़ पड़ी।
और अंधाधुंध दौड़ती चली गई। सड़क पर आती एक गाड़ी ने उनको कुचल डाला। उर्मिला जी, लालच और ईर्ष्या ने उनके हंसते बसते घर में आग लगा दी और इस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। कभी किसी की बेटी को इतना न तड़पाओ कि वो इस तरह का कदम उठा ले।